Hello and welcome to Skynomics Academy. My name is Sunil Kumar Yadav and we are going to study part 3rd of chapter 7th source of business finance. Business finance का हम लोग पार्ट 3rd पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज़ का है। क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज़ का हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग ये 7th चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग 7th चैप्टर में पार्ट 3rd को डिस्कस करेंगे। तो एक बारी फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था। ये हम फाइनेंस, सोर्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस कितने तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो एक ओनर्स फंड के हिसाब से होता है, एक बोरोड फंड के हिसाब से होता है। तो हम लोग ओनरशिप्स का इक्विटी शेयर्स हम लोगों ने समझ लिया था कि एक कंपनी जो है वो जनरल पब्लिक को कैसे शेयर को इशू करता है और वो जनरल पब्लिक से कैसे वो कंपनी अपने पास पैसा लाता है। सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या कुछ बड़े बड़े कंपनियों को जो एक कंपनी है जो शेयर इशू करती है वो प्रेफरेंस देती है कि आप लोग आइए और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा या फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा जो भी एज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर आप लोग डिमांड करेंगे, वो डील होती है दोनों के बीच में। सेकंड हम लोगों ने थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था रिटेन्ड अर्निंग के बारे में कि रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है। कि रिटेन्ड अर्निंग अगर वो मालिक है जो जिस कंपनी का मालिक है, अगर वो मालिक खुद अपने आप से अपने कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, देन दैट पर्टिकुलर अर्निंग या दैट पर्टिकुलर प्रॉफिट इज नोन एज रिटेन प्रॉफिट और दैट पर्टिकुलर अर्निंग इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग। की जो भी अर्निंग किया है और वो खुद अपने सेल्फ फाइनेंस कर रहा है अपने बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए, उसे हम लोग रिटेन अर्निंग बोलते थे। तो ये तीन चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अगला 3 जो कि ओनर्स फंड का है। ओनर्स फंड का 3 पहला हम लोगों ने पढ़ लिया इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, और रिटेन्ड अर्निंग। कि रिटेन्ड अर्निंग हम लोगों ने पढ़ा। और चौथा क्या पढ़ेंगे जीडीआर के बारे में। जीडीआर क्या है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और एडीआर क्या है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और सिक्स्थ वन क्या है, आईडीआर, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इन 3 चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में जानने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे जीडीआर के बारे में कि भाई जीडीआर क्या होता है। तो जीडीआर सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक कंपनी है, कोई भी कंपनी, इंडिया की कोई भी कंपनी है, ठीक है, इंडिया की कोई भी फर्म है, ठीक है, फर्म ए, बीच में इमीडिएटर या इंटरमीडिएटरी कौन होता है, बैंक होता है। कॉन्सेप्ट को समझो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। थर्ड ये एक क्या हो गया, जनरल पब्लिक फॉरेन कंट्रीज एक्सेप्ट यूएसए, ठीक है। तो ये 3 चीज होता है, ठीक है। तो 3 चीज ये हम लोगों ने देखा। तो अगर कोई कंपनी, अगर फर्म ए इंडिया का है और अगर ये पैसा फॉरेन मार्केट में शेयर को इशू करके ये पैसे को लाना चाहता है अपने पास, ठीक है। एक क्या है कि जनरल इक्विटी शेयर्स को इशू करके वो इंडिया से अपने पैसे को रिटेन कर सकता है या अपने पैसे को एज अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस कर सकता है अपनी कंपनी को, ठीक है। तो लेकिन जो जीडीआर होता है, जीडीआर में क्या होता है कि अगर कोई भी कंपनी जो इंडियन कंपनी है वो फॉरेन मार्केट से किस तरीके से पैसे को लाती है जो कि डॉलर में होता है, ठीक है, क्योंकि मीडियम क्या हमारा यहाँ पर डॉलर है, फॉरेन करेंसी है। तो ये बैंक क्या करता है, आप सोच रहे हो कि ये बैंक क्या कर रहा है बीच में, बैंक करता है
एज अ डिपॉजिटरी काम करता है, एज अ डिपॉजिटरी काम करता है, एज अ डिपॉजिटरी काम करता है। ठीक है, बैंक एज अ डिपॉजिटरी कैसे काम करता है? एक फर्म ए है, ये पैसे को इशू करना चाहता है फॉरेन कंट्री से एक्सेप्ट यूएसए। ठीक है, अभी यूएसए एक्सेप्ट क्यों किए ये हम लोग आगे जो एडीआर है, जो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उन लोगों के लिए, अमेरिकन सिटीजन के लिए एक स्पेशल एडीआर का फैसिलिटी रहता है। तो हम लोग यहाँ समझते हैं कि इंडियन कोई कंपनी अगर फॉरेन मार्केट से पैसे को एज अ इक्विटी या एज अ शेयर्स इशू करके वो कमाना चाहती है, तो वो पहले कहाँ इनडायरेक्टली करेगी, डायरेक्टली वो फॉरेन कंट्रीज़ में शेयर्स नहीं बेचती है। वो क्या करेगी, जो भी इंटरनेशनल बैंक है वहाँ पर वो बोलेंगी, क्या बोलेगी वो कंपनी बोलेगी, कंपनी की आप ये हमारा 50 शेयर्स है या कुछ भी जो पर्टिकुलर शेयर्स है वो हम लोग इशू करना चाहते हैं। आप अगले जो फॉरेन जो लोग हैं या जो विदेशों के लोग हैं उनको आप इन्फॉर्म कर दीजिए। तो अगर विदेश का लोग अगर कोई इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा तो वो कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा, बैंक से वो खरीदेगा, और बैंक फिर किसको पे करेगा, बैंक पे करेगा जो कंपनी शेयर कर रहा है इशू। तो सीधी सीधी बात यहाँ अगर जान लो तो ये है कि अगर कोई इंडियन कंपनी अगर फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, एज अ जो शेयर को इशू करना चाहता है, तो वो पहले वहाँ के इंटरनेशनल बैंक को वो शेयर को इशू करेगा। वो इंटरनेशनल बैंक फिर आगे प्रोसीड फर्दर करेगा उन जनरल पब्लिक को जो भी फॉरेन सिटीजन्स हैं, और फिर वो फॉरेन सिटीजन यहाँ से शेयर्स खरीद सकते हैं। ये बैंक क्या करेगा, सेल करेगा, और ये फॉरेन जो लोग हैं वो क्या करेंगे, परचेस करेंगे, और ये लोग पैसा देंगे इसको, इस बैंक को देंगे, और ये बैंक फर्दर इंडियन मार्केट में पैसे को एज अ डॉलर पहुंचाएगा। तो सीधी सीधी बात है कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट कि कोई भी कंपनी, अगर इंडियन कंपनी अगर फॉरेन मार्केट से पैसे को मतलब ये कहीं ना कहीं वहाँ से फाइनेंस करना चाहती है अपने कंपनी को, तो वो पहले एज अ डिपॉजिटरी जो भी बैंक है इंटरनेशनल बैंक, वहाँ उनको शेयर इशू करना होगा, और वो बैंक वाला फिर इशू शेयर करेगा जनरल पब्लिक को, फिर वो परचेस करेगा, और वो पैसा फिर फर्म ए में आएगा जो भी इंडियन कंपनी है। आई होप सो आप लोगों को ये जीडीआर क्लियर होगा। ठीक है, एक बारी फटाफट हम लोग पढ़ लेते हैं इसके और डिटेल्स के बारे में। इसके डिटेल्स पढ़ लेते हैं। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स आर इशू अगेंस्ट द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, के इक्विटी शेयर्स के बदले जो भी इक्विटी शेयर्स, एक इक्विटी शेयर्स क्या होता है, जो इंडिया में जनरल पब्लिक को इशू किया जाता है, और अगर इक्विटी शेयर्स वो ग्लोबल मार्केट में इशू किया जा रहा है, मतलब वो फॉरेन कंट्रीज में इशू किया जा रहा है, then that particular depository receipt is known as global depository receipt। ठीक है, एंड दीज आर इनडायरेक्ट इक्विटी ऑफरिंग। इनडायरेक्ट क्यों होता है, क्योंकि बीच में बैंक को देना होता है कंपनी को, फिर बैंक उस फॉरेन सिटीजन को देता है, फॉरेन सिटीजन से पैसा लेके फिर बैंक के पास वापस करता है। तो ये डायरेक्टली वहाँ के स्टॉक मार्केट में शेयर को इशू नहीं कर सकता है। ठीक है, द इक्विटी शेयर्स इशूड अगेंस्ट जीडीआर इज हेल्ड बाय द इंटरनेशनल बैंक, और उसे क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी। की जो भी इक्विटी शेयर्स इशू करेगा इंडियन मार्केट या इंडियन कंपनी, तो वो कहाँ जाएगा, वो डिपॉजिटरी के पास जाएगा, जो कि इंटरनेशनल बैंक हो सकता है, जो भी जिस भी कंट्री में वो पर्टिकुलर शेयर्स इशू हो रहे हैं। थर्ड क्या है कि द होल्डर्स ऑफ दिस शेयर्स डू नॉट गेट अ वोटिंग राइट, और इन लोगों को वोटिंग राइट नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि ये इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनीज में। द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय दिस शेयर्स आर इन डॉलर्स, और ये कंपनी क्या रहता है, कंपनी में जो भी पैसा इन्वेस्ट होता है वो डॉलर में होता है। तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय द सिटी बैंक, सिटी बैंक जो कि इंटरनेशनल बैंक है, उसके द्वारा सबसे पहली बार ये पैसे को, क्यों, क्योंकि ये इंडियन मार्केट से फॉरेन मार्केट जाकर ये पैसे को पहली बार इस कंपनी ने, सिटी बैंक ने, इस बैंक ने वहाँ से रेज करा था मनी को। ठीक है, सिटी बैंक ने रेज करा था ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और ये एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। फिफ्थ वन क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिफ्थ वन में हम लोग पढ़ेंगे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है, ठीक है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है, चलो एक बार फटाफट हम लोग इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि ये फर्म ए है जो कि इंडिया में है, ठीक है, और एक ये यूएसए में, और ये बीच में देखो नाम से ही अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये सेम जीडीआर के जैसा ही होता है। ठीक है,
लेकिन जीडीआर के तहत कंपनी को इशू नहीं करने दिया जाता है। जीडीआर के तहत करते हैं अगर उनको यूएसए के मार्केट से पैसे को रेज करना है। अगर कोई इंडियन कंपनी है तो इंडियन कंपनी क्या करेगी? इंडियन कंपनी हम लोगों ने पढ़ा डिपॉजिटरी रिसिप्ट में, जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट में, कि वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी जो मार्क शेयर्स है वो अपना कहाँ इशू करेगी? इस बैंक में। अब ये बैंक कौन सा होगा? ये बैंक अमेरिकन बैंक होगा। ठीक है, कोई भी अमेरिकन बैंक हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी अमेरिकन बैंक में ये कंपनी ए है, वो अपने शेयर मार्केट को या शेयर मार्केट के थ्रू ये इशू करना चाहती है या रेस करना चाहती है फंड को, तो ये पहले कहाँ शेयर को इशू करेगी? ये बैंक में, डिपॉजिटरी के पास। उसके बाद ये डिपॉजिटरी क्या करेगी? यूएसए सिटीजन्स को बोलेगी, या यूएसए सिटीजन्स यहाँ से खरीद पाएगा जो भी कंपनी ए का। तो ये क्या कर रहा है? यहाँ सेल कर रहा है। किसका शेयर सेल कर रहा है? ए का शेयर सेल कर रहा है, जो कंपनी ए इंडिया की है। क्यों? क्योंकि जीडीआर के तहत यूएसए में कोई भी कंपनी यूएसए से डायरेक्टली फंड को रेज नहीं कर सकती है। इसीलिए वो कहाँ रेज फंड कर रही है? डायरेक्टली बैंक को दे रही है फंड। पहले वो शेयर्स दे रही है, फिर शेयर्स वो आगे फर्दर इशू कर रही है। बैंक कर रही है कहाँ पर? ये बैंक यूएसए सिटीजन्स को। यूएसए सिटीजन्स फिर क्या करेगा? परचेज करेगा, और फिर ये डॉलर में मिलेगा, फिर ये इनडायरेक्टली यहाँ तक पहुँचेगा। ये ऐसा क्यों होता है? ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि जो भी स्टॉक मार्केट का फंडा है अमेरिका में, वो बहुत ही एक कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है। इस वजह से जो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट को एक अलग तवज्जो दिया गया है हमारे शेयर्स को इशू करने के लिए, खास करके इंडियन को। ठीक है, जो भी इंडियन कंपनी अगर इशू करना चाहता है मार्केट में या यूएसए मार्केट से पैसे को रेज करना चाहता है, तो वो किसके तहत जाएगा? वो जाएगा एडीआर के तहत। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोई भी इंडियन कंपनी अगर अपनी फंड को रेज करना चाहती है यूएसए मार्केट से, तो वो इनडायरेक्टली कर सकती है अमेरिकन बैंक के थ्रू, ओनली अमेरिकन बैंक के थ्रू यूएसए में। ठीक है, और इसके अलावा वो डायरेक्टली कोई भी जीडीआर के तहत नहीं कर सकती, वो एडीआर के तहत कर सकती है। उसमें अलग रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन्ड हैं जो कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को एडीआर भी क्लियर होगा। एक बार चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं। एडीआर क्या है? एडीआर इज जस्ट लाइक अ जीडीआर, वो जीडीआर के जैसा ही है, एक्सेप्ट दैट इट कैन बी इशू टू अ सिटीजन्स ऑफ यूएसए ओनली, और वो यूएसए के सिटीजन को ही इशू किया जाता है। इट कैन बी लिस्टेड इन द यूएस स्टॉक एक्सचेंज, और वो लिस्ट हो सकता है यूएसए स्टॉक एक्सचेंज में। क्यों? क्योंकि ये यूएसए के सिटीजन्स के लिए पर्सनली किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जीडीआर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जीडीआर में कोई भी कंट्री में वो कोई भी इंडियन कंपनी जीडीआर के तहत कोई भी फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट कर सकती है। इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है यहाँ पर? कि वहाँ से इन्वेस्ट तो करेगी, एज अ शेयर इन्वेस्ट करेगी, लेकिन उन लोगों को वो शेयर एज अ फंड रेजिंग के थ्रू मिलेगी। ठीक है, ये ठीक नहीं है, इसको हटा देंगे। तो shares issued by the company are held by the international bank called a depository, which receives a dividend notice and the रिपोर्ट की डिविडेंड नोटिस और द रिपोर्ट सब किसके पास रहेगा? इंटरनेशनल बैंक के पास रहेगा, वो भी अमेरिकन इंटरनेशनल बैंक के पास। अब एडीआर आर सब्जेक्ट टू मच स्ट्रिक्टर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स देन जीडीआर से ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है एडीआर को, इसीलिए ये थोड़ा सा अलग से एडीआर को तवज्जो दिया जाता है इंडियन कंपनीज के द्वारा। ये फोर्थ वन क्या है? एन एडीआर इज़ एन अमेरिकन डॉलर डिनोमिनेशन इंस्ट्रूमेंट, और ये भी डॉलर के रूप में जो भी फॉरेन पैसा जो आएगा, जो भी अमेरिका यूएसए से पैसा आएगा इंडिया में, वो डॉलर में आएगा। ठीक है, एनी अमेरिकन बैंक फंक्शनिंग एज अ डिपॉजिटर कैन इशू अ जीडीआर, की कोई भी अमेरिकन बैंक जो कि एज अ डिपॉजिटरी काम कर रहा है वो एडीआर को इशू कर सकता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी इशू कर सकता है। और वो कहाँ से? यूएसए के सिटीजन्स के द्वारा पैसा ले सकता है, फंड को ले सकता है, और वो फर्दर इंडियन कंपनीज को पहुँचा सकता है। आई होप सो ये क्लियर होगा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अगर नहीं क्लियर है देन आप लोग डायरेक्टली पूछ सकते हो अगर कमेंट बॉक्स में, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है यहाँ कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब थर्ड वन क्या है? थर्ड वन मतलब क्या?
इस पार्ट का थर्ड वन, लेकिन जो हमारा ओनर्स फंड है उसका सिक्स्थ पार्ट है इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है? एंड आईडीआर इज ऑल्सो कॉल्ड जीडीआर। जीडीआर है, बस सेम उसी तरीके से काम करता है तीनों। ठीक है, आईडीआर जीडीआर के तरह ही काम करता है। दैट इशूड टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? अब देखो एक बार फटाफट, एक बार इससे भी हम लोग कॉन्सेप्ट के थ्रू समझ लेते हैं कि ये अमेरिकन ये कंपनी फर्म है और ये फॉरेन कंपनी है। ठीक है, इंडियन कंपनी नहीं है। ठीक है, फॉरेन कंपनी है। अगर फॉरेन कंपनी पैसे को रेज करना चाहती है इंडियन मार्केट से इशू करना चाहती है। ठीक है, इंडियन मार्केट से इशू करना चाहती है, मतलब इंडियंस के सिटीजन से पैसे को लेना चाहती है, तो वो क्या एज अ डिपॉजिटरी कौन काम करेगा? इंडियन बैंक काम करेगा। जो भी इंडिया के बैंक होंगे वो एज अ डिपॉजिटरी काम करेंगे। तो ये फॉरेन कंपनी क्या करेगी? फॉरेन कंपनी पहले किसको पैसा देगी या किसको वो शेयर्स के बारे में बताएगी? इंडियन बैंक को बताएगी, जो डिपॉजिटरी के रूप में काम कर रही है। ठीक है, डिपॉजिटरी के रूप में काम कर रही है, और ये फिर जनरल पब्लिक को बताएगी या जनरल पब्लिक को ये सेल करेगी। उसके बाद जनरल पब्लिक, जो इंडियन का जनरल पब्लिक है, वो खरीदेगा, परचेस करेगा, और फिर ये पैसे इंडियन बैंक वाले फॉरेन कंपनीज तक पहुंचाएंगे। तो अगर कोई फॉरेन कंपनी को पैसा रेज करना है हमारे मार्केट से या हमारे इंडियन सिटीजन से, तो वो इंडियन बैंक में एज ए डिपॉजिटरी जो काम कर रहा है वो वहाँ से वो शेयर्स को दे सकता है। फिर वो इंडियन मार्केट, वो डिपॉजिटरी जो इंडिया में है, वो फिर इंडियन सिटीजन्स को इन्फॉर्म करेगा, और वो इंडियन सिटीजन्स फिर खरीदेंगे, और फिर इसके तहत पूरा जो आईडीआर फंक्शन होता है, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट मतलब क्या? अगर कोई फॉरेन बैंक पैसे को रेज करना चाहता है इंडियन मार्केट से, तो वो आईडीआर के तहत कर सकता है। आई होप सो तीनों क्लियर होगा। कौन कौन सा? जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और आईडीआर जो कि ऑनर्स लॉन्ग टर्म फंडिंग होता है। ठीक है, इसको एक बारी फटाफट पढ़ लेते हैं। द फॉरेन बैंक, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। थ्रू आईडीआर फॉरेन कंपनी रेज फंड फ्रॉम द इंडियन मार्केट, कि कोई भी फॉरेन कंपनी अगर इंडियन मार्केट से पैसे को उठाना चाह रही है या रेज करना चाह रही है, तो वो किसके तहत जाएगी? वो आईडीआर के तहत जाके पैसे को इशू कर सकती है, रेज कर सकती है। इशू करने का मतलब वो शेयर्स को इशू कर सकती है, पैसे को रेज कर सकती है। और द फॉरेन कंपनीज आईडीआर्स विल डिपॉजिट शेयर्स टू द इंडियन डिपॉजिटरी को उसको देना होगा, जो कि बैंक होता है यहाँ का। अब जो भी बैंक होता है, जो भी इंडियन डिपॉजिटरी ऐसे काम कर रहा है, वो उन लोगों को डिपॉजिट करेगा शेयर, और फिर वो शेयर्स वहाँ से, अगर कोई फॉरेन कंपनीज का शेयर अगर आप लोगों को खरीदना है, तो वो आप डिपॉजिटरी बैंक के पास जाएंगे, फिर वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, और फिर वो कंपनी इनडायरेक्टली क्या करेगी? वो फंड को उस फॉरेन कंपनी तक पहुंचा देगी, वो बैंक। ठीक है, द डिपॉजिटरी इशू रिसिप्ट टू द इन्वेस्टर इन इंडिया अगेंस्ट दिस शेयर्स, और बहुत सारे शेयर्स के लिए वो डिपॉजिटरी इशू होती है, और वो फॉरेन बैंक के पास चला जाता है फंड। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वाज द फर्स्ट ग्लोबल कंपनी टू फाइल फॉरेन इशू ऑफ आईडीआर, और आईडीआर के लिए सबसे पहली बार किसने फाइल करी थी? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने। आई होप सो तीनों क्लियर होगा आसानी से। ठीक है, चलिए, एलिजिबिलिटी ऑफ कंपनीज टू इशू आईडीआर क्या होता है? द इशूइंग ऑफ कंपनीज की मतलब जो एलिजिबिलिटी होती है वो क्या होती है? एलिजिबिलिटी मतलब क्या कि क्या क्या एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, या क्या क्या होना चाहिए वो कंपनी को इशू करने के लिए आईडीआर। द इशूइंग कंपनी मस्ट भी, क्यों? क्योंकि ये इंडियन मार्केट से पैसा उठा रहा है, तो ये हम लोगों को पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इंडियन मार्केट से पैसा उठा रहा है, तो इंडियंस के रूल्स एंड रेगुलेशन, या इंडियंस का रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि पूरे स्टॉक मार्केट को चलाता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे आरबीआई होता है,
आरबीआई क्या करता है, सभी बैंकों को रेगुलेट करता है, चाहे वो इंटरनेशनल बैंक हो या नेशनल बैंक हो। सेम उसी तरीके से चाहे वो इंटरनेशनल कंपनी हो या नेशनल कंपनी हो, वो रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाती है, सेबी बनाती है। तो इसी तरीके से एलिजिबिलिटी क्या है कंपनी को जो आईडीआर इशू करती है, जो भी फॉरेन कंपनीज, रिसीविंग मस्ट बी लिस्टेड इन इट्स होम कंट्री एंड नॉट प्रोहिबिटेड टू इशू अ सिक्योरिटी बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी। मतलब क्या, वो लिस्ट होना चाहिए हमारे कंट्री में, जो भी स्टॉक मार्केट में वो लिस्टिंग होनी चाहिए उस कंपनी का जो इशू शेयर कर रहा है इंडियन मार्केट से पैसे को रेज करने के लिए। इट हैज़ नेट टेंजिबल एसेट ऑफ एटलीस्ट 3 करोड़, और उसके पास 3 करोड़ का नेट एसेट होना चाहिए। मतलब उसके पास नेट एसेट कितना होना चाहिए, नेट संपत्ति कितना होना चाहिए, जो भी टेंजिबल होना चाहिए। टेंजिबल मतलब क्या, जिसे छू सकते हैं, कहीं ना कहीं फिजिकल एसेट होना चाहिए। एंड इट मस्ट बी अ नेट वर्थ ऑफ 1 करोड़ इन ईच प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, कि तीनों साल में जो बीता हुआ पीछे 3 साल है, वो उन तीनों साल में अगर ये चौथे साल में इस फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, अगर फोर्थ साल में ये आईडीआर इशू कर रहा है इंडियन मार्केट से पैसे को रेज करने के लिए, तो ये जो पिछला 3 साल होना चाहिए उसका जो वो नेट वर्थ होना चाहिए वो 1-1 करोड़ का हर साल होना चाहिए, तभी वो आईडीआर को इशू कर सकता है। तो ये 3 एलिजिबिलिटी रूल्स होते हैं जो कि सेबी के द्वारा रिकमेंड किया जाता है कोई भी कंपनी, जो कोई भी फॉरेन कंपनी को जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसकी रिजर्वेशन क्या होती है, रिजर्वेशन इन आईडीआर इशूज, एटलीस्ट 50% ऑफ द इशू इज एलोकेटेड टू द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। बायस मतलब जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं जो क्वालिफाइड हैं, जो कि पहले ही बहुत सारे शेयर्स खरीद चुके हैं, या बड़ी बड़ी कंपनियों को ही 50% शेयर्स इशू की जाती है। 30% इशू टू द रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, कि जो भी हम लोग जैसा इन्वेस्टर है, मतलब जो भी एक जनरल पब्लिक है इंडिया को, वो 30% इशू किया जाता है जनरल पब्लिक को। 20% टू इशू टू द नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड एम्प्लॉयज़, कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या जो कि नॉन इंस्टीट्यूशनल, जो अपना स्टॉक मार्केट में पैसे को मतलब अपना आईपीओ इशू नहीं किए हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जो शेयर मार्केट में इशू नहीं किए हैं, वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या जो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि कंपनीज में काम कर रहे हैं, वो 20% ले सकते हैं। मतलब 20% जो भी रिजर्वेशन होगा वो शेयर्स ये लोग ले सकते हैं। 30% कौन, जनरल पब्लिक, और 50% जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो कि लिस्टेड कंपनी होगा, जो कि आईपीओ या एफपीओ जो भी शेयर मार्केट में पैसा पहले से लगा रहा होगा। मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बायस होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए सेबी के साथ। तो ये रिजर्वेशन हो गया। आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा तीनों। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, आईडीआर के बारे में पढ़ा, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट के बारे में पढ़ा, एडीआर के अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के बारे में पढ़ा, और हम लोगों ने पढ़ा पहला क्या, जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो ये हमारा ओनर्स फंड पूरा कंप्लीट हो गया। ये थर्ड वीडियो था हमारा, जो सेकंड और पार्ट में ओनर्स फंड को हम लोगों ने कवर करा। फोर्थ पार्ट में, आने वाले फोर्थ पार्ट में हम लोग बोरोड फंड को कवर करेंगे। क्या होता है बोरोड फंड, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में जाना था। बोरोड फंड के जो 6 टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा फोर्थ पार्ट ऑफ आवर वीडियोस में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो ये आईडीआर, एडीआर और जीडीआर, आई होप सो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है देन यू कैन कमेंट ऑन आवर कमेंट बॉक्स में नीचे कर सकते हैं, और फिर अगर आप लोग को जो भी डाउट होगा वो हम लोग दूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग अस। थैंक यू वेरी मच, बाय।